हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। और आज के टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। उसके अंदर हम कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमें डिग्रीज जानने हैं एंड देन हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से अफेक्ट करते हैं। एंड फिर हमें उनके मेजरमेंट के तरीके जानने हैं कि कितने मेथड्स हैं जिनसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक को हम फिनिश करेंगे और उसी के साथ हमारा ये जो यूनिट चल रहा है ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे आज के क्लास को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ओके, सो जब किसी भी कमोडिटी के, मान लीजिए कि कोई वस्तु है गुड एक्स, इसकी क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में, ये चेंज होती है। ठीक, मान लो कि पहले 100 यूनिट्स डिमांड किया जा रहा था, अब 500 यूनिट्स डिमांड किया जा रहा है। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है, किसी भी कमोडिटी का, वो चेंज होता है जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है। ठीक है, या तो कमोडिटी का जो प्राइस है वो चेंज कर जाए, तब ऐसा होगा कि क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। देखो किस तरह से हो सकता है। तो मान लो कि प्राइस था 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांड हो रहा था 100 यूनिट्स। अब अगर मान ले प्राइस 20 से घट करके हो गया 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गया। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि उसके प्राइस में चेंज आएगा, तब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज करे। ये पहला कारण हो सकता है किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाले चेंज का। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ही है वस्तु की कि उसके बदलने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाती है, या उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं? तो देखो, प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे मान लो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, तो रिलेटेड गुड के केस में जब उनकी कीमत चेंज होगी तब भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी इसको रहने दो, प्राइस को। अगर रिलेटेड गुड्स के केस में हम दो गुड्स की बात कर सकते हैं, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, मान लो सब्सटीट्यूट गुड है, सब्सटीट्यूट गुड की कीमत है 10 रुपीज़ पर यूनिट और बाद में वो बढ़ करके हो गई 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ता है, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में प्राइस, एक का प्राइस दूसरे के डिमांड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। वहीं पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मान लो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है 100 यूनिट्स, और अगर प्राइस जो है वो घट करके हो जाता है 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा 500 यूनिट्स। तो ये हो सकता है अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी चेंज करता है। तो मैं क्या बतला रही हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वो या तो उसके प्राइस में चेंज होने के कारण हो सकता है, या फिर रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण हो सकता है,
या फिर और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर की ही बात करें, कंज्यूमर का इनकम ले लें, तो कंज्यूमर के इनकम के केस में भी अगर चेंज होगा, कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर जाएगा। मान लो पहले इनकम था 5,000 रुपये, तो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था कंज्यूमर के द्वारा कितना, 100 यूनिट्स। फिर मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो बढ़ जाता है, ठीक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर बढ़ करके 5 से हो जाता है 10,000 रुपये, तो इस केस में भी इनकम के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही थी वो आपकी बढ़ जाएगी। ये सारे टर्म्स हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर डिस्कस किया है इंडिविजुअली। तो इस तरह से बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनमें अगर चेंज होता है तो किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? और हम यहाँ पे ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा जब प्राइस में चेंज होगा, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होगा, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज होगा। तो ये सब बातें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डिपेंड करता है इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाले चेंज पे। तो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इन्हीं सारे टर्म्स पे बेस्ड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बतलाता है कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज कितना होगा जब अदर फैक्टर्स, जो अदर डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनमें परसेंट चेंज आएगा। तो सिंपल बोलो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं और ये आपको बतलाता है कि कितना परसेंट चेंज आता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड में ड्यू टू परसेंट चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनमें परसेंटेज चेंज होने के कारण उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आता है, इसी पर इम्फसाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम यही डिस्कस करते हैं कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा जब उस प्रोडक्ट की को अफेक्ट, उस प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तब। सबसे पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द, ये क्या बतलाता है, तो इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन demand of a commodity with respect to percentage change in any factor
any factor affecting demand for that commodity. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी बात के बारे में आपको बतलाता है कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना % चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके कारण. तो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनमें % चेंज जब होता है तो उसके कारण किसी भी कमोडिटी के डिमांड में जितना % चेंज आता है उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से दिखाते हैं या मेज़र करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप फॉर्मूला वाइज लिख सकते हो बराबर % चेंज in quantity demanded divided by percentage change in factors affecting डिमांड ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं. मान लीजिए कि यहाँ पे हम डिमांड ले रहे हैं एक्स कमोडिटी का, तो यहाँ पे बात होगी कि % चेंज हम देखेंगे एक्स कमोडिटी के डिमांड को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनमें जो चेंज आ रहा है और कमोडिटी के डिमांड में जितना चेंज आ रहा है दोनों का डिवीजन जब करेंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मेनली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो हमारे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि 3 सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है फैक्टर्स को जो कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं. और वो 3 फैक्टर्स में सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, खुद का प्राइस. सेकेंड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो ये 3 कैटेगरीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिटर्मिनेंट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के या डिमांड के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको मेनली 3 डिटर्मिनेंट्स ले करके डिस्कस किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को. और हम भी उन्हीं तीनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फॉर्मूला वगैरह के बारे में कि किस तरह से 3 मेन डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करेंगे. वैसे तो डिटर्मिनेंट्स काफ़ी अधिक हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले, बट आउट ऑफ द वेरियस डिटर्मिनेंट्स, उन तमाम डिटर्मिनेंट्स में से, आउट ऑफ द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में से 3 ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव मैनर में डिस्कस कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं. अदर फैक्टर्स भी हैं बट उनको हम क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे. सो हम यही 3 फैक्टर्स को लेकर के चलेंगे. सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्टिंग डिमांड फॉर द कमोडिटी इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के खुद का प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर हम लेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस को हम लेकर चलेंगे सेकेंड फैक्टर के तौर पे, और थर्ड फैक्टर के तौर पर हम लेंगे इनकम ऑफ द कमोडिटी, सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम को हम थर्ड फैक्टर लेकर के चलेंगे। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और इन तीनों फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इलास्टिसिटी को मेज़र करेंगे, देन इलास्टिसिटी के तीन डायमेंशन होंगे तीनों फैक्टर के बेसिस पर, और वो थ्री डायमेंशंस में सबसे पहला जो इलास्टिसिटी का टाइप होगा वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे। एंड थर्ड टाइप में, थर्ड कैटेगरी में जहाँ पे हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करेंगे तो उस केस में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में डिस्कशन करेंगे। तो ये तीन कैटेगरीज में हो जाएंगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। वन बाय वन करके इन तीनों ही इलास्टिसिटी के डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले टाइप को के बारे में, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, ये बतलाता है आपको कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उस कमोडिटी को अफेक्ट करने वाले, उस कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स चेंज करेंगे। यहाँ पे फैक्टर प्री डिफाइंड है। फैक्टर क्या है, तो कमोडिटी का खुद का प्राइस। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हम मेज़र करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जब हम देखेंगे कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में, डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू परसेंट चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, या फिर आप कह सकते हैं शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्ड टू चेंज in respond to percentage change in own price of the product। किसी भी प्रोडक्ट के खुद के प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है और उसके कारण उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, इसको हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं क्या, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम एक्सप्लेन करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, और ये हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो इन रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ
और उसके कारण कितना परसेंट चेंज आया उस कमोडिटी के डिमांड में। और यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी की बात हम दो अलग अलग सेंस में करेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो इस तरह से दो केसेस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज आ रहा है किसी भी कमोडिटी के डिमांड में, उस कमोडिटी से रिलेटेड गुड के प्राइस में परसेंटेज चेंज के कारण। एंड दिस विल बी द स्टडीड अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे हम डिस्कस करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ किसी भी कमोडिटी के डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में कितना परसेंट का चेंज हुआ है और उसके इनकम में चेंज होने के कारण उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया, इसको हम स्टडी करेंगे अंडर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए मेन जो चीज़ें हैं वो बस यही है आपकी, जो आपको जानना है। 3 डायमेंशंस है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं या ये क्या बतलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्या एक्सप्लेन करता है, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने क्या जानना है और ये किस बारे में एक्सप्लेन करता है इसे। अब है कि आपको तीनों टाइप में जान लेना है कि क्या इसके तरीके हैं, फॉर्मूला आपका यही रहेगा और किस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं अलग अलग रिस्पेक्ट में। तो 1 बाय 1 करके बस वही बात कर लेनी है। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जिसमें परसेंटेज मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के कितने तरीके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के कितने तरीके हैं वो जानना है। और इन दोनों में हम लोग और तरीके जो हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के वो जान लेंगे। इनकम इलास्टिसिटी को मेज़र करने के क्या तरीके हैं, वो सारी बातें जो हैं वो हमको पता लगा लेनी है। शॉर्ट में मैं आपको यहीं पे बतला दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसको हम 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं और दोनों तरीका जो है वो आपको सेम रिजल्ट देता है। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप चुन सकते हैं और इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका डायरेक्टली इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ओके, सो जिन मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसके हमें 2 तरीके जानने हैं। 2 तरीके होते हैं उसके। एक तो होता है आपका परसेंटेज मेथड, ठीक है, और सेकंड है आपका जियोमेट्रिक मेथड, जिसे हम पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों तरीके आपको जानने हैं। परसेंटेज मेथड को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका रेशियो है। किसका किसका? तो इट इज अ रेशियो ऑफ 2। रेशियो है 2 चीजों का, एक तो परसेंट चेंज इन डिमांड
डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया उसका, और दूसरा परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया और डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता लग जाएगा। इसी फॉर्मूले को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। देखो परसेंटेज चेंज को हम कैसे दिखा सकते हैं, और उससे आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का। कैसे लिख सकते हैं तो उस पर ध्यान देंगे। इसी को सिंबॉलिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिखते हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकालते हैं उसको, तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी में जो डिमांड किया जा रहा है, और चूंकि ये रेशियो है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी का और परसेंट चेंज इन प्राइस का, तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, कितना चेंज हुआ प्राइस में बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व करो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 100 आप यहाँ पे कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू, और ये डिवीजन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो P बाय डेल्टा P। अब इसी को जब आप अरेंज कर दोगे तो अरेंज्ड फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा डेल्टा वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं और सिंगल टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये आपका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके तरीके हो गए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के। पहला फॉर्मूला, पहला तरीका, ठीक है। सेकंड जो है आपका जियोमेट्रिक मेथड, ये क्या है, तो जियोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिपेंड करता है ऑन द ओरिजिन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम डिमांड कर्व के ओरिजिन पॉइंट की मदद से मेज़र करते हैं कि डिमांड कर्व का ओरिजिन पॉइंट क्या है, और इसमें हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फॉर्मूला होता है अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, चूंकि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालें तो वो कहलाता है, उस मेथड को कहते हैं पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड। यहाँ पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है, तो हम देखते हैं कि डिमांड कर्व जो है यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। ओरिजिन पॉइंट एज इन ये क्या एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है या वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, इसका स्लोप कैसा है, लोअर सेगमेंट कितना है, अपर सेगमेंट कितना है, इस हिसाब से हम देखते हैं कि डिमांड कितना है, प्राइस कितना है, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता लग जाता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। और अब आपको क्या जानना है कि इसी आपको जो पॉइंट मेथड है या जियोमेट्रिक मेथड है, अकॉर्डिंग टू दिस हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर रहे हैं डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर। तो पॉइंट मेथड इसलिए भी ये कहलाता है। और अब इसके बाद आपको जान लेना है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
या फिर कह सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने डिग्रीज हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जियोमेट्रिक मेथड के अंदर इंक्लूडेड है, बट उसको हम ओवरऑल में ऐसे देख लेते हैं कि डिग्रीज कितनी है। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम टोटल 5 डिग्रीज देखेंगे और देखेंगे कि हर एक डिग्री का नाम, उनका मतलब, ग्राफिकली अगर हम उनको देखना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो वैल्यू क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और इस तरह से हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिग्री होगा वो कंप्लीट होगा। सो आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, जहाँ पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग के साथ साथ उसके 3 अलग अलग डायमेंशंस डिस्कस किए हैं, और तीनों डायमेंशंस में से हम लोगों ने पहले डायमेंशन के अंदर उसको मेजर करने के 2 फॉर्मूले, 2 तरीके को डिस्कस किया। दोनों तरीका हमारा हो चुका है, उसका डिस्कशन हो चुका है। एंड अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सेकेंड टॉपिक में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड इलास्टिसिटी को या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।